नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षित परमार। मैं हूं महावीर समता संदेश के इस मुख्य कार्यालय में, जहां पे हमारे साथ हैं श्रीमान हिम्मत सेठ साहब, जो कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के एज ए गेस्ट हैं और आज इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि हाल में एक विदेश नीति के हिसाब से देखा जाए तो अभी तालिबान को लेकर एक बड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है और जिसमें बार बार ये निवेदन किया जा रहा है, लोगों के सवाल आ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री को लेकर कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे तालिबान को लेकर। जिस तरह से वो अस्तित्व में आया है, क्या वो तालिबान से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे? आप क्या सोचते हैं और एक विदेश नीति के हिसाब से भारत का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? आपकी राय जानना चाहूँगा। जहाँ तक देश की बात है जी, तो देश के अपने हित हैं और उस तरह से सरकार को सोचना चाहिए बिल्कुल, किसमें हमारे हित हैं। और विदेश नीति की जहाँ तक बात है, जी, वो सिर्फ तालिबान ही नहीं, पिछले 7 सालों की विदेश नीति को अगर आप दृष्टि में रखें हैं जी, तो मुझे लगता है कि हम बुरी तरह से विफल हुए हैं। अच्छा, हाँ, देखिए, नेपाल हमारा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। बिल्कुल, बीच में उसको आंखें दिखा रहा था, हमको ज़मीन पे कब्जा, उसकी संसद में उसको पास करवाना, ये सब हमारे विदेश नीति के फेल्योर है। अच्छा, चीन का जो हमारे पे दबाव बन रहा है और जिस तरह से उसने आक्रमण करने की कोशिश की, ये भी हमारी विदेश नीति का फेल्योर है। एक विफलता को बताता है। बिल्कुल बिल्कुल विफलता को बताता है। श्रीलंका में चीन ने एक बंदरगाह पर अपने ले लिया, हाँ, और उसके ऊपर अपना सैनिक अड्डा बना रहा है, वो भी हमारे विरुद्ध ही है। पाकिस्तान तो पूरा चीन के साथ मिल गया है। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें जो हमको दिखाती है, जैसे चीन ने जैसे लद्दाख से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक और सिक्किम और भूटान जी, के पास तक जिस तरह की गतिविधियां की, हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कूटनीति की फेल्योर्स और विदेश नीति की फेल्योर के बाद ही हमको युद्ध में जाना पड़ता है। अच्छा, मतलब पहले जो राजनीतिक रूप से, बिल्कुल, कूटनीतिक रूप से जो अगर बातचीत करने से हाँ, समस्याएं हल नहीं होती है और हम उसमें फेल हो जाते हैं, तब हमको युद्ध के लिए जाना पड़ता है। बिल्कुल, और हमको चीन के साथ युद्ध करना पड़ा, ये सब जानते हैं। मतलब आमने सामने हो गई खोजें, दोनों सेनाओं के 20 लोग हमारे मरे वहाँ पर। उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई नहीं आया, कोई नहीं मरा, मतलब इस तरह की जो बातें कही, ये सब बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अच्छा, इधर आप देखिए कि हम एक तरफा बिल्कुल अमेरिका के पिछलग्गू बन गए हैं और उस पिछलग्गू पने की वजह से आज हम अफ़गानिस्तान में हमारा इतना बड़ा निवेश करने के बाद भी साइडलाइन हो गए। बिल्कुल, हम अफ़गानिस्तान में कहीं नहीं है भारत, जबकि चीन है, पाकिस्तान है, रूस है और ईरान है। बिल्कुल, इन लोगों ने समय रहते अपना अस्तित्व बना लिया वहाँ पर, जी, और हम अमेरिका के पिछलग्गू रहे, तो अमेरिका भाग गया और हम साइडलाइन हो गए, बाहर हो गए। बिल्कुल। तो ये हमारी फेल्योर ही है ना। ऐसा अभी सुनने में आया कि तालिबान ने जो अफगान और भारत के बीच में जो व्यापार संबंध थे, वो व्यापारों का एक आदान प्रदान जो हो रहा था, वो फिलहाल तो अभी बंद कर दिया है। बिल्कुल बंद है। तो वो उसी का एक परिणाम है जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल, वो व्यापार ही बंद नहीं हुआ। हमने जो निवेश किया वहाँ पर, बहुत अरबों डॉलर हमने निवेश किए वहाँ पर। सड़क बनाई हमने, उनकी पार्लियामेंट हाउस बनाया हमने, उनके और भी कई चीज़ें बनाई, एयरपोर्ट और बांध बनाए। वो सब निवेश हमारा फालतू हो गया एक बार। तो आज अगर हम तालिबान से अगर बात नहीं करते हैं या तालिबान को अगर दूसरे देश मान्यता दे देते हैं और हम बात करने में भी हिचकते हैं, तो फिर वो सब विदेश में हमारा तो। एक दूसरी बात ये है कि हमारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं अफ़गानिस्तान में। 1500 या 2000 लोग जो भारत मूल के हैं और वहाँ फंसे हुए, उनको निकाल के हम नहीं ला पाए। 150 राजनयिक को तो हम ले आए,
जो दूतावास में काम करते थे वो भी बहुत बाद में लाए। समय रहते हम क्यों नहीं चाहते, मतलब ये है सही बात कि जब ये होने वाला था, जब इतना बड़ा खेल चल हो रहा था और अमेरिका ने डिक्लेयर कर रखा था कि हम तो जाएंगे, अच्छा है ना। और अमेरिका कोई एकदम अचानक नहीं गया या तालिबान अचानक नहीं आ गया। तालिबान वहाँ पर पहले से एक बिल्कुल अपने टेररिस्ट लोग होते हैं उस तरह से अपना कब्जा किए हुए थे बहुत सी लैंड पर, और तालिबान के वहाँ के लोगों से भी बहुत अच्छे संबंध भी थे अफ़गानिस्तान के, जो लोकल लोग। हाँ, इसके साथ साथ वो अमेरिका तालिबान से पिछले 1.5-2 साल से बात कर रहा था कि हम अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, हमारी मिलिट्री हटा लेंगे और तुम जो है मतलब इस तरह का कुछ नहीं करोगे, ये वो जो भी अशरफ गनी जो वहाँ का राष्ट्रपति है उसको, जो चुना हुआ राष्ट्रपति है, उसको मानने के लिए या जो भी उनकी बातचीत हुई, मेरे को नहीं मालूम कि क्या बातचीत हुई, दोहा में भी और कतर में भी और 2-3 जगह। तो ये सब जब चल रहा था तो हम क्यों सोए हुए थे? हाँ, ये मतलब भारत सरकार क्यों सोई हुई थी? अमेरिका जब बात कर रहा तो आपको बात करने में क्या दिक्कत है? आप भी अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए तालिबान से बात करते, बात नहीं करनी थी तो आप रोकते या उन पे हमला करने की स्थिति में आते। हालांकि मैं युद्ध के और हिंसा के खिलाफ हूँ, है ना, लेकिन जब स्थिति इस तरह की है तो उनकी सुरक्षा का क्या, हमने जब इतना इन्वेस्ट किया उसको सुरक्षित करना तो जरूरी था ना, एक उत्तरदायित्व जो बनता था। तो ये उन्होंने नहीं किया। एक मतलब विदेश नीति की जब बात कर रहे हैं तो इस बात को भी करना ही चाहिए कि एक नेहरू जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, हमारी कोई हैसियत नहीं थी, हमारे यहाँ अनाज भी पूरा नहीं होता था, विदेश से मंगवा करके खाना पड़ता था, राशनिंग होती थी, लाइनें लगती थी लंबी लंबी राशन के लिए। उस समय भी जब नेहरू कुछ बोलता था तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको सुना जाता था। अच्छा, ये उसकी वॉइस थी। वो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बोलता था तो लोग सुनते थे और बड़े बड़े मसलों पे उसने अपनी राय दी और मानी गई। और उसकी विदेश नीति का सबसे उजला पक्ष ये है कि उसने किसी भी गुट को समर्थन नहीं किया या जुड़ा नहीं। नेहरू को अपने पक्ष में करना चाहता था और रूस भी अपने को पक्ष में करना चाहता था, लेकिन नेहरू ने निर्गुट सम्मेलन बनाया। एक नासिर तो मिस्र के, युगोस्लाविया के टीटो और नेहरू और इंडोनेशिया के सुकर्णो, इन चारों ने मिलकर के एक निर्गुट सम्मेलन खड़ा किया, जो थर्ड फ्रंट, जो किसी भी गुट में नहीं है और तटस्थ हैं वो इस, और 100 कंट्री हो गए थे उसमें। अच्छा, हाँ, यूएनओ के। लेकिन जैसे नेहरू जी को लेकर मतलब विदेश नीति को लेकर कई तरह के आरोप लगते हैं, अच्छा चीन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, इस पर मतलब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, नेहरू की ये नीति थी कि हम लड़ाई नहीं करें। अच्छा। और पूरा जोर उनका डेवलपमेंट पे था और इसीलिए देखिए भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध और ऐसे कई बड़े बड़े बांध बनाए। इसी तरह से इंस्टीट्यूशंस उन्होंने खड़ी की, IIM, IIT, इसरो तो शायद बाद में बना, लेकिन इस तरह की सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस जो आज भी दुनिया में नाम कमा रही है, तो वो उस समय की देन है, नेहरू के ज़माने की देन है। अब सवाल ये है कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था और चीन से हमारे अच्छे संबंध भी थे। ये जरूर चूक हुई कि तिब्बत को उन्होंने बफर स्टेट नहीं रहने दिया और उसके चीन को हवाले कर दिया, मतलब चीन ने उस पर कब्जा कर लिया स्वायत्त शासन करके, और तो उसमें नेहरू की जरूर चूक हुई। हाँ, बिल्कुल। बाकी नेहरू की विदेश नीति पे कोई वो ऑब्जेक्शंस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और तिब्बत का तो डॉक्टर लोहिया ने भी उस समय कहा था कि तिब्बत को बफर स्टेट रहने दो, मत मानो इसको। और पाकिस्तान के साथ जहाँ तक सवाल है वो कश्मीर के इशू को लेकर के है सारे सवाल। हाँ। कश्मीर का जो इशू है
वो एक बहुत ही जटिल इशू है। और वो जटिलता इसलिए थी कि जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको वो कर दिया, ओपन कर दिया कि भाई स्वतंत्र कर दिया कि आपकी मर्जी हो आप पाकिस्तान में मिलो, आपकी मर्जी हो आप हिंदुस्तान में मिलो, आपकी मर्जी हो तो स्वतंत्र रहो। तो पूरे देश में 565 रियासतें करीब थी, उनको सबको नेहरू और पटेल ने मिल करके और सारे लोगों को इकट्ठा करके अपने साथ मिला लिया। सिर्फ 3 स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पर ये विवाद हुआ, एक कश्मीर, एक जूनागढ़ और एक हैदराबाद। जूनागढ़ में बाद में वहाँ का जो जूनागढ़ की क्या प्रॉब्लम थी कि वहाँ की प्रजा तो थी हिंदू, लेकिन जो शासक था वो इस्लाम का था, मुसलमान था, वो पाकिस्तान में जाना चाहता था। अच्छा। लेकिन ये तय हुआ था कि जहाँ प्रजा रहना चाहेगी, पब्लिक ज़्यादा मतलब जहाँ हिंदू पब्लिक है तो हिंदू मतलब भारत में मिलेंगे, और जहाँ मुस्लिम पब्लिक ज़्यादा है तो वो मुसलमान पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो इसलिए जूनागढ़ तो मतलब भारत में मिलना होना चाहिए था, लेकिन वो चूँकि इस्लाम मत को मानने वाला था तो वो पाकिस्तान में मिलने की बात करके और वो भाग गया। अच्छा। इस्लाम का नाम वो पाकिस्तान में मिला करके और भाग गया, पाकिस्तान चला गया। लेकिन हमारे यहाँ से फिर मिलिट्री एक्शन हुआ, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं हुई, सिर्फ मिलिट्री गई वहाँ पे, और बाद में वहाँ पर रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह। हाँ। और उसमें आपको ताज्जुब हुआ कि 92% वोट जो है हिंदुओं के पक्ष में गिरे। अच्छा। जबकि पॉपुलेशन 80% ही थी हिंदुओं की वहाँ, 20% मुसलमान थे। तो मुसलमानों ने भी हिंदुओं को रहना था। तो ये तो था जूनागढ़ का मामला। हैदराबाद में मिलिट्री एक्शन हुआ और भारत में मिलाया उसको, पुलिस और मिलिट्री ने। उनकी जो हैदराबाद की मिलिट्री थी वो फेल हो गई, वहाँ पे कुछ नहीं कर पाई। और पब्लिक जो है, क्योंकि पब्लिक भी वहाँ की हिंदू ज़्यादा थी और मुसलमान था वो, तो इसलिए तो इसलिए जो है वो भी भारत में ही रहे। कश्मीर का मामला थोड़ा सा डिफरेंट था। अच्छा। कश्मीर में प्रजा जो ज़्यादा थी वो 90% करीब, बल्कि 95% मुसलमान थी, और राजा हिंदू था। तो राजा हरि सिंह चाहता था कि मैं अलग स्वतंत्र देश बन के रहूँ। अच्छा। और पाकिस्तान चाहता था कि चूँकि कश्मीर में मुसलमान ज़्यादा हैं इसलिए हमारे साथ मिल जाएं। और भारत में नेहरू चाहता था, बल्कि पटेल ने तो एग्री भी कर लिया था कि पाकिस्तान में जाए तो कोई बात नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो समझौता उस तरह का था कि मुसलमान पब्लिक ज़्यादा है वहाँ पर। कई संदर्भ ऐसा मिलता है जैसे ये, क्योंकि एक बड़ा बहुत है, बहुत है, इसके कई संदर्भ मिलते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद चाहते थे। बिल्कुल मिलते हैं। हाँ, नहीं, नेहरू नहीं चाहते थे। अच्छा। नेहरू बहुत विजनरी आदमी था। तो नेहरू ने वो जो आज़ाद कश्मीर है और उसके ऊपर जो वो बटालिस्तान, क्या वो जो है, हाँ बटालिस्तान, और जो भी है वो पूरे उस समय मतलब पूरी दुनिया को कवर करता था। दुनिया को कवर करने का मतलब दोनों गुटों को, चीन को, रूस को, और इधर ईरान, अफगानिस्तान, इसके बीच में वो था। तो और हाइट पे था। तो नेहरू उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहते थे। अच्छा। हाँ। और कश्मीर अगर भारत में है आज तो वो बिकॉज ऑफ नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला। अच्छा। फारूक अब्दुल्ला के फादर। शेख अब्दुल्ला जो है वो वहाँ का लीडर था। जो वहाँ की जो पब्लिक थी, मतलब किसान और जो वहाँ थे जन नेता थे, और बहुत ज़्यादा किसान लोग उसके साथ थे, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री थी नहीं, तो किसान ही थे ज़्यादातर। तो वो सारे उसके साथ थे, और वो चाहता था कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे क्योंकि ये सेक्युलर कंट्री है। अच्छा। वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता। शेख अब्दुल्ला चाहते थे। हाँ। और शेख अब्दुल्ला को हरि सिंह ने अरेस्ट कर रखा था। अच्छा। हाँ।
तो नेहरू ने कहलाया हरि सिंह को कि इसको छोड़ो, नहीं तो तुम्हारा जो है बाजा बज जाएगा। अच्छा, इधर क्या हुआ कि ये जो जिन्ना जी साहब थे, उनने कवालियों को और पाकिस्तानी मिलिट्री को उकसा करके और आक्रमण करवा दिया। और हरि सिंह जो है वो स्वतंत्र रहने की, तो जब हमला हो गया तो हरि सिंह को चौंका और उसने भारत सरकार से संपर्क किया कि आप मिलिट्री भेजो। तो पटेल ने तो हाँ कर ली थी मिलिट्री भेजने के लिए, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने मना कर दिया। अच्छा। लॉर्ड माउंटबेटन हमारा गवर्नर था उस समय। तो उसने कहा कि जब तक ये हमारे कंट्री में शामिल नहीं होता, मतलब भारत में जब तक वो ये विलय पत्र साइन नहीं करते, हम मिलिट्री नहीं भेज सकते हैं। ये नेहरू जी का कहना था, ये लॉर्ड माउंटबेटन का कहना था। तो लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू जी ने फिर किसी को भेज करके और उससे सिग्नेचर करवा करके और मतलब वो विलय पत्र पे साइन करवाए। लेकिन उसमें एक कंडीशन डाल दी उसने कि मैं टेम्परेरीली मिल रहा हूँ और बाद में जनमत संग्रह से जो भी पब्लिक तय करेगी वो मानूंगा। तो ये जनमत संग्रह वाला जो मामला है ना, जो ये बार बार उठाते हैं, बिल्कुल ये चर्चा में आता है। हाँ, तो ये वहाँ से निकला हुआ है। अच्छा। हाँ, और फिर वो संयुक्त काफ़ी लंबा युद्ध चला। और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में गए, संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए नेहरू जी इस मामले को। तो लोगों ने कहा कि नेहरू जी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में क्यों ले गए, पटेल ने तो कहा था मैं 24 घंटे में ख़त्म। अरे 1 साल युद्ध चला, 24 घंटे में क्या ख़त्म करवा दोगे। उसके बाद जब वहाँ की कंडीशन ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा मतलब बर्फ़ गिरने लग गई थी और हमारी मिलिट्री लड़ने में सक्षम नहीं थी उस समय, अक्षम हो जाती मतलब। तो उनको कबायलियों को, क्योंकि वो तो वहीं के रहने वाले थे, तो उनको तो वो था अनुभव, तो उस समय उनसे लड़ना मुश्किल था, इसलिए सीज फायर करवाया। और यूएनओ में गए और ये समझ करके गए कि भाई यूएनओ राइट डिसीजन लेगा, और किसी हद तक राइट भी लिया। यूएनओ ने कहा कि रेफरेंडम करा लो, और ये करा लो रेफरेंडम में कि जब तक पाकिस्तान की सेना आज़ाद कश्मीर से नहीं निकल जाती है तब तक रेफरेंडम नहीं होगा। तो इसमें क्या गलत? आज भी अगर रेफरेंडम कराएं, पाकिस्तान की सेना वहाँ से हट जाए और फिर रेफरेंडम कराए, तो आज भी हम जीतेंगे। ये बात है ना। तो इसलिए नेहरू पे कोई भी इल्ज़ाम लगाना बचकानी बात है। और नेहरू ने तो, मैंने अभी एक किताब में मतलब अभी पढ़ा कि नेहरू अमेरिका में थे, तो वहाँ से चिट्ठी लिखी इस हमले के पहले। अच्छा। हाँ, और पटेल को कि भाई ये मेरी नॉलेज में आया है कि ये हमला करने वाले हैं और इस रूट से आएंगे। आप देखो कि उसकी कबीलाओं का जो, हाँ, कबीलाओं की जो हमला होगा वो इस रूट से आएंगे और यहाँ मतलब इस तरह से पहुँचेंगे श्रीनगर। तो आप जो है वो उसका जो है, हाँ, मतलब उस पर नज़र रखो। तो इतना विजनरी था वो, तो उसके ऊपर क्या लांछन लगा हुआ। ठीक है, तो आपने विदेश नीति के ऊपर काफ़ी मतलब गहन रूप से अपनी राय रखी है, और कश्मीर जो मुद्दा बड़ा चर्चा में रहता है। धारा 370 जो थी वो एक्चुअली क्या है कि हमारा संविधान बन रहा था उस समय, और कश्मीर का संविधान बनने की स्थिति में, शुरू होने की स्थिति में था। तो 1949 में जब ये संविधान पूरा होने के पहले, 48 में ही बल्कि, चूँकि कश्मीर को हमारे अंतर वो विलय कर लिया था, और इस शर्त के साथ किया था कि भाई हम जो है विदेश नीति, सुरक्षा और शायद संचार, इन 3 चीज़ों को भारत सरकार देखेगी, बाकी सारे जो है अधिकार वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को होंगे। इस विलय पत्र पे साइन हो गए थे और मिल गया था। तो उसको हमारे साथ कैसे जोड़ें,
इसके लिए वो 370 धारा बनाई गई, इजाद की गई। ओके। ठीक है। और जिस समय ये कैबिनेट में रखा, उस समय नेहरू नहीं थे उस कैबिनेट में, पटेल ने उसको पास करवाया। अच्छा। हाँ, ये जो कहते हैं ना पटेल जो है इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे और ये है, और वो पटेल ने उसको पास करवाया उस कैबिनेट मीटिंग में। अच्छा। हाँ, और शेख अब्दुल्ला उसके पक्ष में थे। शेख अब्दुल्ला भी उस संविधान सभा के मेंबर हो गए थे। एक और मेंबर था कश्मीर से। अगर कश्मीर हमारा नहीं होता, आज जो ये संसद में बोले कि कश्मीर को हमने मिला लिया, मिला हुआ नहीं होता तो शेख अब्दुल्ला और एक जो और मेंबर था वो संविधान सभा में कैसे आता? तो उसी समय मिला लिया था, नया कुछ नहीं किया है ये। ठीक है। और 370, अच्छा ये भी बहुत गलत धारणा है कि 370 की वजह से हम वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं या वो कुछ कर सकते। वो 35A है। अच्छा। और वो, हाँ, वो जो है ना 1926 का कानून है, जो अंग्रेजों के समय में। हाँ, अंग्रेजों के ज़माने में। अंग्रेजों के ज़माने में वहाँ पर लोगों ने ज़मीनें हथियाना शुरू कर दिया था। अच्छा। तो हरी सिंह जी ने ये बनवाया कानून कि ऐसे तो सारी ज़मीनें मतलब अंग्रेज ले लेंगे या दूसरे पंजाबी आकर के ले जाएं, बस जाएंगे, तो हमारे कश्मीरी कहाँ जाएंगे? तो इसलिए उन्होंने ये कानून बनवाया कि यहाँ पर न तो कोई ज़मीन खरीद सकता है, न किसी को नागरिकता मिलेगी। और इस तरह का जो है वो कानून लोकल लोगों की, हाँ, स्थानीय लोगों बिल्कुल उनकी सुरक्षा के लिए। और इसीलिए आज जो लद्दाख में फिर से वो कानून लागू करने की मांग हो रही है कि 370 लागू करो। अच्छा। लद्दाख। हाँ, लद्दाख जिसको अभी एक नया, हाँ, जो नई टेरिटरी बनाई, वहाँ का बीजेपी का सांसद इस आवाज़ को उठा रहा है। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत भ्रांतियां हैं इसमें। तो और हाँ, और अभी भी मतलब मैं कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत ज्यादती की है। अच्छा। हाँ, और वो इस रूप में कि 370 जब हटाई तो वो गैर कानूनी तरीके से हटाई, क्योंकि उसमें मतलब धारा 370 में इटसेल्फ लिखा हुआ है कि ये टेम्परेरी धारा है। ठीक है। इसको कैसे हटाएंगे वो भी लिखा हुआ है। तो उसको हटाने की शर्त ये थी कि वहाँ की या तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब नहीं है, तो वहाँ की संविधान सभा, उससे वो बिल पारित होना चाहिए। अब संविधान सभा तो, और संविधान मतलब अभी विधानसभा, मतलब संविधान सभा नहीं, विधानसभा से पारित होना चाहिए। इन्होंने उसको सस्पेंड कर रखा है, मतलब विधानसभा को खत्म कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगा रखा है। तो उनकी तो राय ली नहीं। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आज भी पड़ा हुआ है, 2 साल से लटक रहा है। 5 अगस्त 1919 से आज तक सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं डिसाइड कर रहा है उसको? हमारी जो आरोप है सुप्रीम कोर्ट पे कि वो सरकार के प्रभाव में आकर के इसको डिसाइड नहीं कर रहा है। अच्छा। जबकि अगर वो डिसाइड कर दे तो आज फेल हो जाए 370 हटाना। चलिए, तो ये बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है, क्योंकि जब ये तथ्य निकल कर बाहर आते हैं तो आपकी एक समझ बनती है, आपकी एक राय बनती है, ऑब्जर्वेशन बनता है। इससे पहले किन तथ्यों पर आप खड़े होते हैं ये बहुत मायने रखता है। और सेठ साहब ने इसको बहुत ही बारीकी से आपके बीच में रखा है। उम्मीद करते हैं कि आप एक डायरेक्शन लेंगे, आप एक नए एंगल की तरफ अपनी राय को बढ़ाएंगे। तो यूट्यूब के साथियों को इस पर राय अपनी रखनी चाहिए, जो भी वो सोचते हैं, जितनी उनकी समझ है, मेरे ख्याल से उनको अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए, जैसा भी वो सोचते हैं। और सर का मतलब जो एक राय है, उनका दृष्टिकोण है, इस पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी बात ज़रूर रखें। और इस तरह के जो इंटरव्यूज़ हैं, इसमें आप और क्या आगे देखना चाहते हैं, किन मुद्दों के ऊपर बात की जानी चाहिए, ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में ये लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।